तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय चिल्ड्रन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट पोएम, क्लास 12th आपके जो इलेक्टिव इंग्लिश है उसकी, वो है अ लेक्चर अपॉन द शेडो। ठीक है, इसको लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। इसके जो पोइट है वो है जॉन डन, जो कि एक मेटाफिजिकल पोइट है। तो सबसे पहले हम उनकी जो इंट्रोडक्शन है, उनकी जो बायो है उसको अपन देख लेते हैं। जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट ऑफ हिज टाइम। तो जॉन डन जो थे वो अपने समय के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे। किस चीज के? मेटाफिजिकल पोइट्स के। यानी कि मेटाफिजिकल जितने भी पोइट्स हुए हैं, मेटाफिजिकल से मतलब यानी कि नेचर का एग्जिस्टेंस होना, किसी बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है ना, वो कहां तक एग्जिस्ट करती है कोई वस्तु, ठीक है ना, कहां तक उसका अस्तित्व है, ठीक है ना, ये सारी जो चीजें होती है मेटाफिजिकल पोइट्स जो है इनके ऊपर अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखते हुए आए हैं। तो अपने जमाने के वो मेटाफिजिकल पोइट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है ना। तो ही सेट द मेटाफिजिकल मोड बाय वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज एंड स्टार्टलिंग इमेजरी। तो ही सेट द मेटाफिजिकल मोड बाय वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज। तो उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर, ठीक है ना, मेटाफिजिकल मोड स्थापित किया। मेटाफिजिकल मोड मतलब यानी कि उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी जो किसी सत्य पे आधारित थी या मेटाफिजिकल चीज पे आधारित थी, जिसका एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो और उनकी जो लैंग्वेज है वो विविधता लिए हुए, वाइब्रेंसी उसके अंदर यानी कंपन है उसके अंदर, ठीक है। एंड स्टार्टलिंग इमेजरी, और स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग का मतलब आश्चर्यजनक जो है इमेजरी जो है वो प्रस्तुत की जाती है उनकी पोइट्री के अंदर। स्टार्टलिंग का मतलब आश्चर्यजनक, ठीक है ना। तो स्टार्टलिंग इमेजरी जो है कथा वस्तु और चित्र वस्तु जो है हम उसके अंदर देख सकते हैं। एंड प्रेफरेंस फॉर अडिक्शन मॉडल्ड ऑन डायरेक्ट अटेंडेंस, और उन्होंने जो है प्रेफरेंस दिया है, किस चीज को प्रेफरेंस दिया है? जो उनके काव्य हैं, जो उनके द्वारा जो एक तरीके से जो शेर कहे गए हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्ट उन्होंने अपनी ऑडियंस को जो है अपने व्यक्तिगत जो अनुभव है उससे कोई बात बताने की जो कोशिश करी है, उसको प्रभावित करती है उनकी पोइट्री। ही वॉज ब्रोट अप वाज अ रोमन कैथोलिक, लेटर ही कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म। तो वो जो है उनका जो बचपन है वो यानी कि पले बड़े जो है वो रोमन कैथोलिक के अंदर पले यानी कि उनका जो बचपन है वो बीता रोमन कैथोलिक के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद वो एंग्लिकनिज्म के अंदर परिवर्तित हो गए। यानी कि रोमन कैथोलिक भी क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है और एंग्लिकनिज्म भी क्रिश्चियनिटी की, ईसाइयत की एक ब्रांच है। तो रोमन कैथोलिक में तो उनका जो है उनका बचपन बीता, ठीक है ना, पले बड़े वो इसके अंदर, लेकिन बाद में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? एंग्लिकनिज्म के अंदर, ठीक। एंड वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल चर्च टिल हिज डेथ, और सेंट पॉल जो चर्च था, ठीक है ना, उसके वो डीन बन के रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, ठीक है ना। एंग्लिकनिज्म अपनाने के बाद में सेंट पॉल जो चर्च था उसके उन्होंने डीन की हैसियत से काम करा अपनी मृत्यु तक, ठीक है। द टोटल इफेक्ट ऑफ अ मेटाफिजिकल पोएम एट इट्स बेस्ट टू startle the reader into seeing and knowing what he was not really noticed or thought about before। तो टोटल इफेक्ट जो है मेटाफिजिकल पोएम का, टोटल जो प्रभाव है, संपूर्ण जो प्रभाव है एक मेटाफिजिकल पोएम का, वो रीडर्स को ये बताता है, वो पाठक को ये बताता है, और पाठक को जो है स्टार्टल करता है यानी कि आश्चर्यचकित करता है कि उसे ऐसी चीज कही जाए या ऐसी चीज बताई जाए जिसको ना तो उसने कभी देखी हो, ठीक है, ना वो जानता हो, ठीक है ना, और ना उसने पहले कभी जो है वो महसूस की हो, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्स का ये काम था, यानी कि अपने रीडर को, यानी कि उनको जो पढ़ने वाले जो पाठक हैं, रीडर हैं, उनको वो ऐसी विषय वस्तु प्रदान करना चाहते हैं कि जिसके बारे में ना तो उन्होंने कभी देखा हो, ना कभी सुना हो, ठीक है ना, और ना ही वो जो उस बारे में जानते हो, ठीक है। इस चीज के ऊपर जो है वो अपनी मेटाफिजिकल पोइट्रियां लिखा करते थे। लाइक ऑल डन्स पोइट्री, दिस पोएम टू रिफ्लेक्ट्स एन एम्फेसिस on the intellect and wit as against feeling and emotion। तो जितनी भी डन की जितनी भी पोइट्रीज है, डन के द्वारा जितनी भी पोएम्स लिखी गई हैं, वो जो है उनके साथ साथ ये जो पोएम है, दिस पोएम टू रिफ्लेक्ट्स, ये भी रिफ्लेक्ट करती है, ये भी क्या बताती है?
एम्फेसिस ऑन द, और ये जोर देती है, एम्फेसिस का मतलब जोर देना, ठीक है ना, ऑन द इंटेलेक्ट, किस पे, बुद्धिमत्ता पे, ठीक है, और उनकी विट पे और उनकी चतुराई पे, ठीक है ना, अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है, यानी कि फीलिंग्स और इमोशन तो उनकी उस पोइट्री के अंदर रहता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उनका इंटेलेक्ट, कि उन्होंने किसी बात को कहने का उनका तरीका क्या है, किसी बात को पाठक को समझाने का उन्होंने किस तरीके से पाठक को जो है, रीडर को जो है, अपनी बात को समझाने के लिए अपने इंटेलेक्ट का या अपनी चतुराई का यूज किया है, तो इस बात पे जो है ज्यादा जोर दिया गया है बजाय फीलिंग के और इमोशन के, ठीक है ना। तो ये जो था, ये हमारा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और जॉन डन जो है वो 1572 के अंदर जो है उनका जन्म हुआ, और 1631 के अंदर जो है उनकी मृत्यु हुई। और ये जो है मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, और मेटाफिजिकल पोइट्री इन्हीं के द्वारा शुरुआत में रचना की गई, ये उसके निर्माता है मेटाफिजिकल पोइट्री के, ठीक है। तो अब जो है आपका जो है पोयम जो है अब वो स्टार्ट हो रही है। तो पोइट कह रहा है, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव एंड लव फिलोसफी, these 3 hours that we have spent walking here, two shadows went. तो पोइट कह रहा है, स्टैंड स्टिल, आई विल रीड टू डी। देखो, लेकिन इससे पहले क्या है कि अपन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है, तभी तुम्हारे जो है वो क्लियर समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी पूरी विषय वस्तु क्या है, कि हमने जो है छठी सातवीं या आठवीं के अंदर, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा कि जब एक जो है वो, जैसे सूरज जो है जब वो सुबह सुबह निकलता है, ठीक, सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है, ठीक है ना, तो जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसकी जो परछाई बनती है, ठीक है ना, जैसे ये व्यक्ति है, ये सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो उस व्यक्ति की जो परछाई बनती है वो उसके पीछे की तरफ बनती है, ठीक है ना, उस व्यक्ति की परछाई उसके पीछे की तरफ बनती है, ठीक है ना। उसके बाद जब सूरज जो है वो जब दिन में 12 बजे के टाइम पे होता है, ठीक है ना, तो उसकी जो परछाई बनती है, तो बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि 6, 7, 8 क्लास में अपन ने साइंस के अंदर ही पढ़ा होगा कि जो शेडो और सन जो होता है, ठीक है ना, तो सन सन जो होता है उसका शेडो से क्या रिलेशन होता है, कि जब सुबह सुबह का वक्त होता है, ठीक है ना, और सूरज जो है बिल्कुल पूर्व दिशा में हमारे पीछे की साइड में, बैक साइड में होता है, ठीक है ना, तो जो व्यक्ति है उसकी जो शेडो बनती है, ठीक है ना, वो उसके पीछे की तरफ बनती है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लेना, आपको पोइट्री समझनी है तो, ठीक है। तो उसकी जो शेडो होती है वो उसके पीछे की साइड में बनती है। उसके बाद में जब नून का समय आता है, ठीक है ना, तो जो शेडो होती है उस व्यक्ति की, वो उसके जस्ट फ्रंट के अंदर बनती है और छोटी बनती है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। और जब नून के बाद का समय आता है, ठीक है ना, लेट नून आता है, आफ्टरनून आता है, तो उसकी जो शेडो बनती है, ठीक है ना, वो उसके सामने बनती है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो शेडो बनती है वो उसके सामने बनती है। तो क्या बात समझ में आई कि ये जो प्री यानी कि मॉर्निंग का जो समय होता है, तब जो शेडो बन रही है वो कहां बन रही है, पीछे की साइड में, ठीक। नून जो है, ठीक है ना, उसमें शेडो बन रही है, छोटी बन रही है, और कहां बन रही है, फ्रंट में बन रही है, सामने बन रही है, ठीक है। और लेट नून जो होता है, ठीक है ना, उसमें जो शेडो बनती है तो वो कहां बनती है, उसके जस्ट सामने बनती है। और उसके बाद जो है फिर वो सूर्यास्त हो जाता है, फिर शेडो नहीं बनती, और उसके बाद फिर नाइट का समय आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शेडो से और सन से क्या तात्पर्य है सर, आप कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, खुल के बताइए जरा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यानी कि यहाँ पे जो पोइट है वो अपनी जो वाइफ है, ठीक है ना, उसकी नई नई जो है वो शादी हुई है, ठीक है ना, तो उससे जो है वो एक लेक्चर दे रहा है उसको, स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी अ लेक्चर लव इन लव फिलोसफी।
तो पोइट ये कह रहा है कि स्टैंड स्टिल, तुम शांत खड़ी रहो। किससे कह रहा है? वो अपनी वाइफ से कह रहा है, ठीक है, कि तुम शांत खड़ी रहो, ठीक है ना। एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हें बताऊंगा। दी का मतलब यहां पे यानी जो पुरानी जो इंग्लिश होती थी, ठीक है ना, तो उसमें आर्केइक वर्ड इस्तेमाल होते थे। तो आर्केइक वर्ड मतलब यानी कि पुराने जमाने की जो लिटरेचर थी उसके अंदर यू को दी बोला जाता था, ठीक है ना। जो पहले की जो लिटरेचर थी उसके अंदर जहां भी पोइट्री में दी आएगा वहां पे उससे तात्पर्य क्या है? यू, ठीक है ना। तो पोइट कह रहा है ये आर्केइक वर्ड है, ठीक है ना। स्टैंड स्टिल, तुम शांत खड़ी रहो। एंड आई विल रीड टू दी, और मैं तुम्हें पढ़ करके बताऊंगा। क्या पढ़ करके बताऊंगा? ठीक है, अ लेक्चर, मैं तुम्हें एक लेक्चर बताऊंगा, ठीक है ना। लेक्चर सुनाऊंगा मैं तुम्हें एक, किसके बारे में? लव के बारे में, कि प्यार क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज लव? इन लव फिलोसफी, और लव की जो फिलोसफी है, प्यार का जो दर्शन शास्त्र है, वो होता क्या है? फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र, यानी कि प्यार होता क्या है, प्यार कहते किसे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज लव, ठीक है। तो तुम चुपचाप शांत खड़ी रहो और मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा, किसके ऊपर? लव के ऊपर। इन लव फिलोसफी, लव का जो दर्शन शास्त्र है, यानी कि लव का जो वाइड एरिया है, ठीक है, उसका जो पूरा शास्त्र है, उसके ऊपर मैं तुम्हें लव के बारे में लेक्चर दूंगा कि लव आखिर में होता क्या है, ठीक है। अब यहां पे जो पोइट है, ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है कि यहां पे जहां जहां भी मैं शेडो का नाम लूंगा, ठीक है ना, यहां पे जहां जहां भी मैं शेडो का नाम लूंगा, तो यहाँ शेडो का जो मतलब है, एक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने क्लियर दिमाग में रखना। शेडो का मतलब है यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स से, शेडो का मतलब है यहाँ पे रुकावटों से, परेशानियों से, दिक्कतों से, ठीक है ना। जहां जहां भी मैं शेडो बोलूं तो इसका मतलब ये समझना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, ऑब्स्टेकल के बारे में, रुकावटों के बारे में, परेशानियों के बारे में, कि लव, एक जो लव लाइफ होती है उसमें किस किस तरीके की परेशानियां आती है, किस किस तरीके की रुकावटें आती है, क्या क्या कंडीशंस आती है, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्या क्या कठिनाइयां आती है, ठीक है ना, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शेडो का मतलब जो है यहाँ पे इससे ऑब्स्टेकल्स से, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो कवि कह रहा है कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, तुम बिल्कुल शांत खड़ी रहो और मैं तुम्हें पढ़ करके बताऊंगा, तुम्हें सुनाऊंगा। क्या चीज? एक लेक्चर। किस चीज पे? लव के ऊपर। इन लव फिलोसॉफी, लव का जो दर्शन शास्त्र है उसके ऊपर, ठीक है। दीज 3 hours that we have spent walking here, two shadows went. These 3 hours, ठीक है, अभी जो है उसकी नई नई शादी हुई है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो these 3 hours, ठीक है, ये जो 3 घंटे, ये जो 3 घंटे वी हैव स्पेंट, जो कि हमने साथ बिताए हैं, जो कि हमने साथ बिताए हैं, वॉकिंग हियर, यहाँ पे चलते हुए, यानी कि कवि के कहने का तात्पर्य है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं, तो अब मैं तुम्हारे साथ साथ पूरी जिंदगी भर साथ में चलूंगा ही सही, ठीक है। पूरी जिंदगी भर हमारा रिश्ता जो है वो साथ साथ चलेगा ही सही। तो ये जो हमारे रिश्ते की हमने शुरुआत की है, ये जो हमने हमारी जिंदगी का पड़ाव जो है आगे, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ाया है और मैं तुम्हारे साथ चलने लगा हूं, ठीक है। टू शेडोज वेंट, तो हम अकेले नहीं चल रहे हैं, दो शेडो जो है वो हमारे साथ साथ चल रही हैं। टू शेडोज वेंट, दो शेडोज जो हैं वो हमारे साथ साथ चल रही हैं। दीज 3 hours डेट वी हैव स्पेंड, ये जो 3 घंटे हमने बिताए हैं, यानी कि ये जो हमारी नई नई बिल्कुल शादी हुई है और जो हमारा जो कपल बना है, एक जोड़ा बना है, ठीक है ना। तो ये जो नई नई कपल है, ठीक है ना, और हमने जो हमारा साथ जो चलने का बिल्कुल जो है हमने फैसला लिया है, ठीक है, हमारी जिंदगी को हम साथ मिलकर के बिताएंगे, ठीक है ना। तो हम साथ में नहीं चल रहे हैं, हमारी जो दो परछाइयां हैं, हमारी जो दो शेडोज हैं, वो भी साथ में चल रही हैं हमारे, ठीक है। along with us, along with us का मतलब हमारे साथ में चल रही हैं, ठीक है ना। टू शेडोज वेंट along with us, दो परेशानियां जो है, सॉरी, यानी कि दो व्यक्ति, यानी कि दो जो हम कपल हैं, जो हम कपल हैं, तो हमारे साथ साथ दो जो परछाइयां हैं वो भी हमारे साथ में चल रही हैं। यानी कि कोई सा भी कपल हो, हर कपल के साथ में परेशानी होती है, ठीक है ना। हर कपल के साथ में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से परेशानियां होती है, ऐसा कोई सा कपल है ही नहीं, या ऐसा कोई सा शादीशुदा जोड़ा है ही नहीं जिसके साथ में परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। सो टू शेडोज वेंट अलोंग विद अस, तो हमारे साथ में ये परछाइयां जो है ये चल रही हैं। विच वी अवर सेल्फ,
प्रोड्यूस, विच वी अवर सेल्फ प्रोड्यूस, यानी कि जिसको हमने खुद ने ही क्रिएट किया है। ये जो परछाई है इसको हमने खुद ने ही क्रिएट किया है। अब आप बोलोगे कि सर वो जो है वो परछाई हम तो नहीं क्रिएट करते हैं, वो तो बन जाती है अपने आप, तो वो परछाई तो बन जाती है सूरज से, ठीक है ना। लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि ये जो शेडो है इसका मतलब क्या है, ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है ना। तो ऑब्स्टेकल्स जो है वो किसने क्रिएट की है, वो हमने ही प्रोड्यूस की है, वो हमारी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, ठीक है, या हमारे कर्मों के द्वारा या हमारे कार्यों के द्वारा, ठीक है ना। वो जो परेशानियां हैं वो हमारे खुद के द्वारा क्रिएट की गई हैं, ठीक है। मान लो कोई कमाने दमाने में कमजोर है, ठीक है, मान लो किसी को और कोई गलत काम करने की आदत है, ठीक है, या मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करा फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, ऑब्स्टेकल आ गई, लड़ी झगड़ा हो गया बात बात पे, जरा सी बात पे, ठीक है, कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया, कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई है, ठीक है। बट नाउ द सन, अब देखो यहाँ पे पहले के उसमें ये सन ऐसे लिखा जाता था, SUNNE, ठीक है, सन, ये आर्केइक वर्ड है, ठीक है, पुराने जमाने की लिटरेचर के वर्ड हैं आर्केइक वर्ड, तो इसमें सन को ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ यूं मत सोचना कि भाई ये स्पेलिंग जो है ये गलत लिखी हुई है, ठीक है ना, ये आर्केइक वर्ड है। बट नाउ द सन इज जस्ट अबाउ अवर हेड, यार, बट नाउ द सन इज जस्ट अबाउ अवर हेड, वी डू दो शेडोज ट्रेड, ट्रेड का मतलब यहाँ पे कुचलना, ठीक है ना, ट्रेड का मतलब यहाँ पे कुचलने से, ठीक है ना, कुचल के आगे बढ़ने से, ठीक। एंड बट नाउ द सन, ये सन तो मैंने तुम्हें बताई दिया, एक वर्ड सन से सन है, ठीक है ना। तो वॉइड कह रहा है कि बट नाउ द सन इज जस्ट अबाउ अवर हेड, तो अब जो सन है, ठीक है ना, वो बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर है, ठीक है, यानी कंडीशन कौन सी है, नून वाली कंडीशन है, ठीक है ना। वी डू दो शेडोज ट्रेड, कि हम जो है इन शेडोज को कुचल करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे सन है ऊपर है और परछाई जो बन रही है वो कहां बन रही है, सामने बन रही है, ठीक है ना। तो उसको कुचल करके हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब यूं है कि प्यार में ऐसी कंडीशन आ चुकी है अब, ठीक है ना, कि अब जो है हमें जो है वो, यानी कि एकदम ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है कि भाई पहले जो था वो सामने वाले की खामियां हमको नजर नहीं आती, जब नया नया रिलेशनशिप शुरू होता है, ठीक है ना, क्या कहना चाह रहा है कभी, कि नया नया जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो सामने वाले की खामियां जो है बिल्कुल भी नजर नहीं आती, उसके अंदर कितनी खामियां हो, कितनी उसके अंदर दिक्कत परेशानियां हो, ठीक है, वो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद में जब नून वाली कंडीशन आती है, ठीक है, तो नून वाली कंडीशन आती है तो जब एपेक्स पॉइंट पे होता है, जब लव जो है वो अपने बिल्कुल चरम सीमा के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो नून वाली कंडीशन के अंदर, नून वाली कंडीशन के अंदर मतलब अपने एपेक्स पॉइंट पे जब लव होता है, ठीक है ना, तो जो परेशानियां होती है चाहे उसको नजर आ भी जाएगी, ठीक है ना, हल्की फुल्की, यानी जैसे अपन सामने चलते तो छोटी छोटी सी परेशानियां नजर आती है ना, तो उसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर उसे हल्की फुल्की भी पता पड़ गई है हो, लेकिन फिर भी उसको उसको कुचल करके आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके दिल में उसके लिए क्या है कि मोहब्बत बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पे पहुंच चुकी है, चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना, तो उसको भली कुचल करके आगे बढ़ता है वो। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि बट नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड, कि अब जो सन है, ठीक है, वो बिल्कुल हमारे हेड के ऊपर है, एंड वी डू दो शेडोज ट्रेड, और हम जो है इन परछाइयों को कुचल करके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम जो है इन परेशानियों को बिल्कुल अपने पांव से रोंदते हुए जो है हम आगे जा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है बिल्कुल हम प्यार में इतने मगन हो चुके हैं, इतने डूब चुके हैं लव के अंदर, कि हमें जो है बिल्कुल उसके अंदर जो है बिल्कुल खामियां जो है अगर वो नजर आ भी रही हैं तो हमारा हृदय ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल हम उसको नजरअंदाज करके और बिल्कुल जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल उनको कुचल करके, और वो छोटे छोटे रूप में हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, and to brave clearness all things are reduced, so whistle our infant love did grow, disguise did and shadow flow, and to brave clearness, और बिल्कुल हम बहादुर बन के, कि नहीं हम किसी से नहीं डरते हैं, बिल्कुल हम जो है बिल्कुल एक ब्रेव इंसान है, और हम जो है हमारे लव को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से निभाएंगे, ठीक है। तो हम जो है ये ब्रेव रूप अपना करके,
ठीक है ना। हम जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी दुख परेशानियां हैं, उनको क्या कर देते हैं हम, रिड्यूस कर देते हैं कि चलो छोड़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, होगा, ठीक है, कोई खामी होगी इसमें तो होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं हमारी खुद की थिंकिंग से, ठीक है, और एक ब्रेव के नहीं, चलो ठीक है, कुछ भी होगा मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, भले तुम में कितनी ही खामियां हो, लेकिन वो खामियां जो है अभी सिर्फ छोटे छोटे से रूप के अंदर नजर आ रही है, और एक ब्रेव ब्रेव रूप अपनाते हुए, ठीक है ना, हम जो है, हम उन चीजों को क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है ना, भले वो छोटे रूप में ही भले हमारे सामने आ रही है। सो विसल अवर इन्फेंट लव डिड ग्रो। विसल, विसल का मतलब, विल्स्ट क्या मतलब, ये यहाँ पे है वाइल से, ये भी एक आर्केइक वर्ड है, और यहाँ पे इसका मतलब वाइल से, ठीक है ना। इसका मतलब किससे लगाएंगे हम, वाइल से, ठीक है, WHILST, इसको यहाँ पे क्या पढ़ना है, वाइल। डिस्गाइज डिड एंड शेडोज फ्लो। तो विसल अवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, तो हालांकि जो हमारा इन्फेंट लव है, यानी कि इन्फेंट लव का मतलब, यानी कि हमारा नया नया जो प्यार है, जो जन्म हुआ है, हमारे नई नई मोहब्बत का जो है वो जन्म हुआ है, ठीक है ना, डिड ग्रो, वो जैसे जैसे ग्रो होगा, जैसे एक बच्चा पैदा होता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, तो ऐसे ये जो प्यार है वो बिल्कुल अभी इन्फेंट है, ठीक है, अभी बिल्कुल इन्फेंट अवस्था में, शिशु अवस्था के अंदर है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, डिस्गाइज डिड एंड शेडोज फ्लो, ठीक है ना, तो वो जो परेशानियां हैं, ठीक है, वो जो दिक्कतें हैं, वो डिस्गाइज रूप में रहेंगी, छुपी हुई रहेंगी, ठीक है ना, वो छुपी हुई रहेंगी, ठीक है, वो डिस्गाइज रहेंगी, यानी कि वो रहेंगी तो सही, लेकिन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब छुपी हुई कंडीशन के अंदर, ठीक है ना, तो वो छुपी हुई तो रहेंगी, एंड शेडोज फ्लो, और वो आगे बढ़ेंगी, डिस्गाइज रूप में आगे बढ़ेंगी, छिपी हुई तो रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी, यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई वो परछाइयां क्या रहेगी, मैंने बताया ना, जब वो नून मॉर्निंग वाली कंडीशन रहती है, ठीक है ना, तो वो जो परछाई होती है वो पीछे की तरफ बनती है, व्यक्ति तो आगे की तरफ चलता है, लेकिन परछाई उसकी पीछे की तरफ चलती है, यानी कि वो है तो सही, वो पीछे की तरफ है तो सही, लेकिन वो फ्रंट में क्या हो रहा है, उसकी आंखें तो इधर है, तो उसे वो नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो ये वो डिस्गाइज रूप में है। जब इन्फेंट लव धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो जो परेशानियां, वो दिक्कतें हैं, वो डिस्गाइज रूप में डिड एंड शेडोज फ्लो, लेकिन वो वक्त आने पे क्या है, वो बढ़ेंगी, ठीक है ना, जैसे जैसे प्यार बढ़ेगा, जैसे जैसे लव बढ़ेगा, तो वैसे वैसे वो जो डिस्गाइज रूप में वो जो शेडोज है, वो भी आगे बढ़ेंगी और वो भी साथ चलेंगी, ठीक है ना। फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स, बट नाउ इट इज नॉट सो, ठीक है, फ्रॉम अस, और हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए, एंड आवर केयर्स, ठीक है, और हम जिनकी परवाह करते हैं, ठीक है, बट नाउ इट इज नॉट सो, बट नाउ इट इज नॉट सो का मतलब, यानी कि पूरी लाइन का मतलब ये है कि फ्रॉम अस, हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, फ्रॉम अस, हमारे खुद के लिए, ठीक है ना, एंड अवर केयर्स, हम अपने पार्टनर के प्रति, यानी कि एक लव की कंडीशन में ऐसा होता है कि हम उसकी यूं समझते हैं कि हम इसकी केयर कर रहे हैं। मान लो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आप वहां नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, ठीक है, नहीं ऐसा करने से ये हो जाएगा, ठीक है, तो हमें तो लगता है कि हम केयर कर रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले की क्या होती है, घुटन बन जाती है, ठीक है, वो सामने वाले की क्या कि यार इसने तो मुझे क्या करा है, कि वीडियो में जकड़ के रख रखा है, कि नहीं तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को ये नहीं करना है, तेरे को ये नहीं करना है, भले हम जो है उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, फ्रॉम अस एंड आवर केयर्स, कि हमारे लिए वो जो केयर है उसकी, ठीक है ना, बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन उसके लिए वो केयर नहीं है, उसके लिए वो क्या बन गई है, घुटन बन गई है, ठीक है, उसके लिए वो केयर नहीं है, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि यार इसने वीडियो में जकड़ के रख रखा है मुझे, ये कैद करना चाह रहा है मेरे को, ठीक है, कि नहीं आपको वहां नहीं जाना है, आपको ये काम नहीं करना है, आपने ऐसा किया तो क्यों किया, या तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तो वो सामने के लिए हमारी तो केयर हो गई, हम तो ये सोच रहे हैं कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच जाए, ठीक है ना, इसको कोई जो है किसी, कोई गलत वर्ड नहीं बोल दे, या ये कहीं जाए तो इसको जो है बिल्कुल एक सम्मान के रूप में देखा जाए, इसको कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमारे लिए तो हम क्या समझ रहे हैं कि हम उसके प्रति क्या है, केयरफुल है, लेकिन वो सामने वाले के लिए क्या बन रही है, बेड़िया बन रही है, ठीक है, उसे वो चीज पसंद नहीं आ रही है, इट इज नॉट सो, ठीक है ना। तो डेट लव हैथ नॉट अटेन द हाइएस्ट डिग्री विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी। दैट लव हैथ का मतलब यहाँ पे है उसे, ये भी एक आर्केइक वर्ड है, ठीक है, है तारा तो उसे क्या पढ़ेंगे अपन, हैव, ठीक है ना। दैट लव हैथ नॉट अटेन द हाइएस्ट डिग्री विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर सी। तो पॉइंट कह रहा है कि लव जो है, हमारा जो लव है, ठीक है ना,
उसने अभी तक हालांकि हाईएस्ट डिग्री प्राप्त नहीं करी है, यानी कि बिल्कुल वो अभी तक चरम सीमा के ऊपर नहीं पहुंचा है, बिल्कुल अपनी उच्चतम सीमा के ऊपर, हाईएस्ट डिग्री के ऊपर वो नहीं पहुंचा है, विच इज स्टिल डिलीजेंट, ठीक है। और अभी तक जो है वो हम क्या है, स्टिल डिलीजेंट, हमारा जो लव है वो क्या है, डिलीजेंट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग है, हमारा लव जो है वो मजबूत है, हमारा लव जो है वो एक दूसरे के प्रति क्या केयरफुल लुक वाला है, हमारा प्यार जो है वो ऐसे मिटने वाला नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल डिलीजेंट है, लेस्ट अदर सी, और हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम जो है हमारा जो बॉन्ड है वो कितना मजबूत है, लेस्ट अदर सी, ठीक है ना, हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप वो कितनी स्ट्रांग है, छोटी छोटी बात में जो है हमारी जो है वो बिल्कुल लड़ाई होती ही नहीं है, और हमारी जो है स्ट्रांग फीलिंग है हमारी, ठीक है ना। तो हमारा जो लव है वो क्या है, डिलीजेंट है, बिल्कुल स्ट्रांग है और केयरफुल है, एक दूसरे के प्रति केयरफुल लुक वाला है, लेस्ट अदर सी, है ना। एक्सेप्ट अवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट अवर लव, ठीक है, एक्सेप्ट अवर लव एट दिस नून स्टे, इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो लव है इसके अलावा जब नून आएगी, ठीक है ना, जब नून वाली कंडीशन आएगी, यानी कि जब हाईएस्ट डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वी शैल न्यू शेडो मेक द अदर वे एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लेंड, वी शैल न्यू शेडो make the other way as the first were made to blend others, these which come to behind will work upon ourselves and blind our eyes if our love faint and backwardly decline, we shall new shadow, तो जब हमारा जो लव है वो बिल्कुल नून वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो हमारा लव जो है वो पहुंच जाएगा, है ना, न्यू शेडो मेक द अदर वे, तो क्या होगी कि नई शेडो बनेगी, नई परेशानी आएगी, वो बिल्कुल हमारे क्या रहेगी, वो बिल्कुल सामने रहेगी लेकिन छोटी रहेगी, लेकिन हमारा लव जो है वो हाईएस्ट कंडीशन में रहेगा, उच्चतम अपनी सीमा के ऊपर रहेगा, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, ठीक है। तो लोग बाग क्या होंगे, उसको देख करके बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे, वो क्या सोचेंगे, अरे यार कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इनमें तो कभी लड़ाई होती ही नहीं है यार, देखो एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत है इनके बीच में, यानी कि लोग बाग एक दूसरे को उनको देख करके क्या बिल्कुल एकदम जलन महसूस करेंगे कि नहीं यार इनके रिलेशनशिप में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, यानी कि उन्हें परेशानियां नजर नहीं आएगी, उन्हें परेशानियां नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे लव रहता है, जब अपनी बिल्कुल चरम अवस्था के ऊपर रहता है, तो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति क्या रहता है, बिल्कुल मेनिया वाली कंडीशन के अंदर रहता है वो, ठीक है ना, एक तरीके से मेनिया वाली कंडीशन रहती है, यानी कि बिल्कुल वही होना और वही होना, ठीक है ना, तो वो जो है वो क्या करता है, वो सामने वाले को क्या कर देता है, ब्लाइंड कर देता है, वो उसका के बात फॉलो कर रहा है, वो उसके बात फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, और दुनिया को क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड हो रही है दुनिया, वो उनको क्या देख रही है कि नहीं बिल्कुल इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और इनके अंदर तो कोई परेशानी नहीं है यार, इनका जो लव है, इनका जो वैवाहिक जीवन है वो कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, ठीक है ना, तो नून वाली कंडीशन के अंदर जो शेडो बनेगी, ठीक है, वो एक तो सामने बनेगी, यानी कि उसमें परेशानियां तो रहेगी लेकिन फिर भी वो कम रहेगी, छोटी रूप में रहेगी, और दूसरे जब देखेंगे तो वो बिल्कुल ब्लाइंड अवस्था के अंदर देखेंगे ना, और हम भी ब्लाइंड अवस्था के अंदर है, सामने वाले भी ब्लाइंड अवस्था के अंदर है और हम भी ब्लाइंड अवस्था के अंदर है, हमें भी हल्की फुल्की उसकी कुछ ना कुछ खामियां नजर आ रही है सामने की तरफ, लेकिन हमारा लव जो है वो इतने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हमने उस हल्की फुल्की खामी को भी क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। दीज विच कम बिहाइंड अदर्स, दीज विच कम बिहाइंड, और ये जो शेडोज हैं ये क्या है, पीछे की तरफ है, ठीक है ना। विल वर्क, अब देखो वर्क की स्पेलिंग यहाँ पे है, के ई आ रहा है, ठीक है ना, वर्क अपॉन अवर सेल्फ एंड ब्लाइंड अवर आइज, और हम जो है वो हमारे ऊपर काम करेंगे, हम जो है साथ में मिलकर के हमारे ऊपर काम करेंगे, हमारी यानी कि हम जो है दोनों साथ मिलकर के हमारे रिश्ते को बढ़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्थापित करेंगे, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करेंगे, ठीक है ना, एंड ब्लाइंड अवर आइज, और हमारी आंखों पे क्या होगी, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगी, हमारी आंखें जो है बिल्कुल एक दूसरे की खामियां बिल्कुल देख नहीं पाएंगी, हम जो है इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर रहेंगे कि बिल्कुल जो हमारी आइज जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड अवस्था के अंदर रहेगी, यानी कि एक दूसरे की खामियां हमें बिल्कुल भी नजर आएगी भी सही तो हम उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इफ अवर लव फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, अब ऑथर बोल रहा है, ए सॉरी पोइट बोल रहा है, इफ अवर लव फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, लेकिन जब हमारा लव जो है वो फेंट हुआ, ठीक है, हमारा लव जब फेंट होएगा, फीका पड़ेगा,
ठीक है, मध्यम पड़ेगा, ठीक है, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और वो वेस्टवार्डली यानी कि पश्चिम की तरफ जब वो डूबने वाला रहेगा, यानी कि सूरज जो होता है वो क्या होता है, एंड एंड में जाके पश्चिम की तरफ डूबता है ना, ठीक है ना। उसी तरीके से कवि कह रहा है कि हमारा जो लव है जब वो फीका पड़ेगा, ठीक है ना, और वो वेस्टवार्डली डिक्लाइन वाली अवस्था के अंदर रहेगा, ठीक है, यानी कि डूबने वाली अवस्था के अंदर रहेगा, ठीक। टू मी दो falsely thine and I to thee mine, action shall disguise। तो टू मी दो, टू मी दो, दो का मतलब यहां पे योर, तो मेरे लिए, ठीक है ना, तुम्हारी जो भी falsely thine and I to thee mine action shall disguise। तो फिर क्या होगा कि हमारे जो एक्शन है, ठीक है ना, मेरे लिए तुम्हारी जो बातें हैं वो तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं रहेगा, मैं तुम्हारी जो है फिर हर खामियां जो है वो निकालने लगूंगा। कब? जब वो इवनिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, जब परेशानी सामने आ जाएगी, अरे यार तुम तो ऐसी हो यार, तुमने तो ये कर दिया यार, तुम्हें ऐसा ही, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तो जानता था तुम ऐसे ही करोगी, और वो भी कहेगी कि तुम तो ऐसे ही थे, हैं, तुमने ऐसा ही करा, तुम तो शुरुआत से ही ऐसे थे, ठीक। तब ये पोस्ट नून वाली अवस्था है, ठीक है, जब परेशानियां क्या हो रही है, अब सामने नजर आ रही है, आगी, वो कह रही है कि मेरे के कहा मेरे माँ बाप ने शादी कर दी यार, तो इससे तो कमाया नहीं जाता सही ढंग से, ठीक है। अब वहां पहले जो थी वो जब वो प्री नून वाली और वो नून वाली जब अवस्था थी, तो उस कंडीशन के अंदर तो उस कंडीशन के अंदर तो एक अलग अवस्था थी, ठीक है ना। बंद कर दो। तो पोइट आगे कह रहा है, टू मी दाउ falsely thine and to thee mine action shall disguise। तो पोइट कह रहा है आगे कि भाई मैं जो हूं वो तुम्हारे लिए क्या होगा, फाल्सली हो जाऊंगा, ठीक है ना, और तुम मेरे लिए यानी कि मेरे जो एक्शन है वो तुम क्या करोगे, छुपाओगी कि ठीक है चलो तुम में कोई कमियां नहीं है, ठीक है, मैं भी तुम्हारी जो है छोटी छोटी बात को शुरू के टाइम पे वो नजरअंदाज करूंगा कि क्या ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना। टू मी दाउ फाल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शन शैल डिसगाइज, द मॉर्निंग शेडो वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल्डर। तो मॉर्निंग की जो शेडो रहती है, यानी कि जो शुरुआती जो ऑब्स्टेकल रहती है, ठीक है ना, वो दूर रहती है, ठीक है, और पीछे की तरफ रहती है, तो वो हमें नजर नहीं आती। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, नून वाली कंडीशन आती है, तो उसके बाद पोस्ट नून वाली, लेट नून वाली अवस्था आती है, तो वो जो पीछे वाली जो वो ऑब्स्टेकल थी, वो जो परेशानियां थी, वो अब क्या हो जाती है, सामने आ जाती है, ठीक है। तो तुमने टाइम पे खाना नहीं बनाया, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, तुम कहाँ गई थी, ठीक है, वो कहते कि आप इतनी देर ऑफिस में क्यों रह गए, ठीक है, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, ठीक है, वो जरा जरा सी बातें, तो जरा जरा सी बातों पे चिढ़ना, जरा जरा सी बातों पे गुस्सा करना, ठीक है। तो ये क्या रहती है, ये सारी जो है कि एक वैवाहिक जीवन के अंदर ये सारी परेशानियां जो है, ये सारी ऑब्स्टेकल्स जो है, ये व्यक्ति को क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, जो कि पीछे शुरुआत में बिल्कुल ना के बराबर लगती हैं, ठीक है, और एक चरम सीमा एपेक्स पॉइंट जब आता है, तो बिल्कुल जो है वो सामने रहती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उनका लव जो है बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पे रहता है। लेकिन जैसे लेट नून वाली अवस्था आती है, ठीक है ना, तो जब उस लव को बड़े बड़े टाइम हो जाता है और कुछ साल जो है वो बीत जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसी इंसान की खामियां क्या होती है, जरा जरा सी खामियां उसको नजर आने लग जाती है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप फलाना, आप ढिमका, आप अमका, ये, ठीक है ना। तो बट दीज ग्रो लॉन्गर, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो जो ऑब्स्टिकल्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी, ठीक है, और उस पर हमारी जो है वो बहस चालू हो जाएगी। बट ओ लव्स डे शॉर्ट इफ लव डीके। अब पॉइंट आगे करा, बट ओ लव्स डे शॉर्ट, लव का जो दिन है वो बहुत शॉर्ट है, यानी कि जिंदगी जो है वो लव के लिए बहुत थोड़ी है, पता नहीं कब जिंदगी का जो है वो पत्ता कट जाए, ठीक है। तो लव का जो दिन है वो क्या है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें आपस के अंदर हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको अगर हो भी गई है तो उसे दूर करना है, उसको यूं नहीं कि उस बात पे हमें जो है वो डाइवोर्स ले लेना, बिल्कुल रिलेशनशिप ब्रेकअप ले लिया, ऐसा कर लिया, ठीक है ना, तो वो रियल लव नहीं है, ठीक है ना। तो इफ लव डीके, तो लव जो है वो क्या है, वो तो डैमेज होने वाली अवस्था है, ठीक है ना। तो अगर आप जो है लव को सही ढंग से ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे डीके होगा, यानी कि भाई दूसरे की खामियां और दूसरे के एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के दिमाग में शक
एक दूसरे के लिए जो है वो गलत भावना या एक दूसरे के प्रति चिढ़ जो है या ज्यादा पॉजिटिवनेस होना, वो क्या कर देता है, लव को डीके कर देता है। फिर उसकी खामियां नजर आती है और वो फिर क्या करता है कि नहीं यार इसे छोड़ो यार, हटाओ, खत्म करो यार, ठीक है, ठीक है, डाइवोर्स दे दो इसको, ठीक है, अब नहीं बनेगी इससे, ठीक है ना। तो लव जो है वो डीके कौन करता है, वो हम ही करते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग से, हमारे व्यवहार से, हमारे एक्शन से जो लव है वो डीके हो जाता है, ठीक है ना, वो डैमेज हो जाता है बिल्कुल, ठीक। लव इज अ ग्रोइंग, अब आगे में क्या निष्कर्ष निकाल रहा है कवि कि लव क्या है, लव इज अ ग्रोइंग और फुल कांस्टेंट लाइट, ठीक है। लव जो है वो हमेशा बढ़ने वाली चीज है, ये कभी घटने वाली चीज नहीं है। अगर वास्तविक लव है, रियल लव है, तो वो क्या है, हमेशा बढ़ता है, कभी वो घटता नहीं है। और फुल कांस्टेंट लाइट, और उसका जो प्रकाश रहता है, ठीक है ना, उसकी जो चमक रहती है वो हमेशा कायम रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। उसकी चमक जो है कभी फीकी नहीं पड़ती। अगर वाकई में अगर ट्रू लव है और एक दूसरे को समझने की आप में जो है बिल्कुल इतना कॉमन सेंस है, आपकी इंटेलेक्चुअल आपकी पावर है कि आप जो है किसी व्यक्ति की बात को समझ सकते हो, ठीक है। अगर सामने वाला गुस्सा हो रहा है तो आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, आपको गुस्सा आ रहा है तो सामने वाला चुप हो जाए, ठीक है ना। और जहां पे ऐसा नहीं होगा तो फिर वहां तो माथाफोड़ी होगी, और फिर वहां रिलेशनशिप में क्या होगा, ब्रेकअप होगा, ठीक है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग सबके साथ होती है। तो फॉर कांस्टेंट लाइट, तो लव क्या है, कांस्टेंट लाइट है, ये कभी फीकी होने वाली चीज नहीं है। यानी कि अगर एक कपल जो है आपस में दोनों में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, आपसी समझ होगी, तो वो क्या होगा, उसकी जो चमक है वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और उसका जो फर्स्ट मिनट होगा, ठीक है ना, आफ्टरनून इज नाइट, यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि जैसे दिन में जो है सुबह सुबह परछाई पीछे की तरफ रहती है, ठीक है, शुरुआत होती है लव की, फिर उसके बाद में नून वाली अवस्था के अंदर बिल्कुल एपेक्स पॉइंट पे लव रहता है, ठीक है ना, एपेक्स पॉइंट पे बिल्कुल अपनी तीव्रतम उच्चतम सीमा के ऊपर लव रहता है दोनों का, ठीक है। और उसके बाद फिर लव में क्या होती है, ढलान होती है, ठीक है ना, उसके बाद फिर खामियां नजर आती है, ठीक है। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, कुछ वर्ष बीतते हैं, तो वो एपेक्स वाला लव जो होता है उसमें क्या हो जाती है, फिर धीरे धीरे इंसान के अंदर क्या हो जाती है, खामियां नजर आने लग जाती है, ठीक है। और फिर तो कवि के यहाँ कहने का और फिर उसके बाद क्या होता है कि लेकिन ये चीज जो है, सूरज हमेशा यूं तो नहीं कि पीछे की साइड परछाई बनाएगा, सूरज आखिर में 6 बजे 7 बजे ढलेगा भी तो सही, यानी कि वो परछाई पूरी मिटेगी भी तो सही। तो यानी कि कहने का मतलब यूं है कि अगर आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप में एक दूसरे को समझने की शक्ति है, आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हो, तो वो जो परेशानी है, वो जो लेट नून वाली अवस्था है जहां पर कि आपको सामने वाले की खामियां नजर आ रही है, वो भी कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगी, वो भी उसका भी सूरज ढल जाएगा, और आप जो है एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ जाओगे, और एक अपनी खामियों के साथ में ही आप एक दूसरे को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, ठीक है, अब जिंदगी तो बितानी है, ठीक है ना, लव तो है ही सही। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे लव किया जाए और बिल्कुल ये कंडीशन रखी गया है कि तेरे में एक भी खामी नहीं हो जब भी मैं लव करूंगा, ठीक है। खामियां तो सबके अंदर है, क्योंकि इंसान क्या है, खताओं का पुतला है, गलतियों का पुतला है, ठीक है ना, कोई भी इंसान हो, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो लेट नून वाली, वो शाम वाली जब अवस्था आएगी, तब सारी जो है वो क्या होगी, परछाई मिट जाएगी, यानी कि एक दूसरे को अच्छी बेहतर तरीके से हम समझ लेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में हमारा जो प्यार है वो वापस क्या होगा, ग्रो होगा। और उसके बाद में नाइट आएगी, तो नाइट की जो लाइट है उसके अंदर जो है हमारा प्यार जो है वो वापस उभर करके हमारा लव जो है वो सामने आएगा, यानी कि और उच्चतम सीमा पे वो फिर चढ़ेगा। तो इस वजह से कभी कह रहा है कि फर्स्ट मिनट, ठीक है ना, फर्स्ट मिनट आफ्टरनून, यानी कि वो उच्चतम सीमा थी, उसके बाद में जो तीव्रतम अवस्था वाली कंडीशन होगी वो कब होगी, नाइट में। क्योंकि पोस्ट नून के अंदर क्या होगा, पोस्ट नून के अंदर तो आपको खामियां नजर आएगी, यानी कि वापस प्यार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक दूसरे की। और अगर आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही तो वो पोस्ट नून वाली अवस्था उसी के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा, उसी के अंदर डाइवोर्स हो जाएगा। आप शाम तक या रात तक तो पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है ना, वहां तक तो उस कंडीशन के अंदर तो पहुंचोगे ही नहीं कि वापस जो है हम हमारा रिलेशनशिप जो है बेहतर तरीके से स्थापित कर ले। वो पोस्ट नून के अंदर कि आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा, चलो ठीक है, हम मिलकर के डाइवोर्स ले लेते हैं, चलो ठीक, बढ़िया, ये ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस अवस्था को पार कर लिया तो फिर वो कौन सी अवस्था आएगी, नाइट वाली, जहां पर की सारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सारी परेशानियां, ऑब्स्टेकल जो है वो हमें नजर नहीं आएगी, हमारा प्यार वापस कॉन्स्टेंटली ग्रो होगा, और हम जो है वापस एपेक्स वाली जो कंडीशन थी, वो नून वाली कंडीशन थी नहीं, नून वाली जो कंडीशन थी, उसके बाद हम वापस जो है
हमारी नाइट वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारा प्यार जो है वो वापस ग्रो होगा। तो ये जो है ये हमारी पोयम है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर को आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप हमें क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, लव।